धन्यवाद धन्यवाद। माननीय अरविंद शर्मा जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। और कुछ संयोग है कि मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो आप ही चेयर पे होते हैं, तो आपका संरक्षण मुझे इस बार भी मिलेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अधिष्ठाता महोदय, ये बजट जो है, इसका अगर हम अंतिम पन्ना पढ़ें तो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को राज्य की जनता के प्रति समर्पित किया है, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं यूं मानता हूं कि ये बजट उससे भी ज्यादा नए भारत के लिए समर्पित है, न्यू इंडिया के लिए समर्पित है, आधुनिक भारत के लिए समर्पित है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, श्रेष्ठ भारत और भव्य भारत के लिए समर्पित है। मैं पूरे विश्वास ही नहीं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा हूं और इस बात को कहना चाहूंगा कि जब भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्ष में प्रवेश करेगा अगले वर्ष, तो यही बजट हमें उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक भव्य भारत की झांकी, एक भव्य भारत की दिशा दिखाएगा। मैं सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए खूब अभिनंदन देता हूं कि एक नए भारत के निर्माण में उनकी राहबरी में, उनके नेतृत्व में ये इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश अपना बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, 2 दिन से हम लोग बजट पे चर्चाएं सुन रहे हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जब अपने इस पूरी बात को मूल्यांकन करता हूं, 1947 से लेकर 1988-89 तक ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही। इस राज्य की बात कर रहा हूं, पूरे देश में तो रही ही है, 60-70 वर्ष इन्होंने शासन किया है। उन दिनों में मुझे याद है 87-88 में हम लोग पढ़ाई के अपने आखिरी दौर में थे। 88 में मेरा IAS सिलेक्शन हो गया। उस दिन तक माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हम इलाहाबाद पढ़ते हुए गांव जाते थे तो 150-200 किलोमीटर की दूरी पूरे दिन हम लोग 8 बजे 7 बजे इलाहाबाद से निकलते थे और 8 बजे शाम को घर पहुंचते थे। 200 किलोमीटर की दूरी पूरे दिन 12 घंटे में हम लोग तय करते थे। वो कांग्रेस का राज था। हम लोग उन दिनों में भी गांव में जब जाते थे तो लालटेन में या ढेबरी में पढ़ाई करते थे। बिजली का नामो निशान नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान नहीं था। ये क्या बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था माननीय अधिष्ठाता महोदय। इनके पूरे शासनकाल में 47 से लेकर के 88, 89, 90, 92 तक की बात करें, और आज भी उस बीमारी का असर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि आज ग्रोथ रेट की एक दिन बात कर रहे थे, GDP की बात कर रहे थे। हिंदू ग्रोथ रेट, ये हिंदू शब्द से बड़ा इनको एलर्जी है वैसे सामान्य रूप से, लेकिन हिंदू ग्रोथ रेट जो है, इनके जो 4-5 दशक का जो शासनकाल है उसमें हिंदू ग्रोथ रेट GDP का वो इनके साथ अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि 3%, 4%, 3.5% के इर्द गिर्द हमारे देश का पूरा GDP हुआ करता था। तो इन्होंने उन्हीं दिनों में, अभी ये बात कर रहे थे पड़ोसी देशों की, उन्हीं दिनों में हमसे बहुत छोटे देश, सिंगापुर, कोरिया एक उदाहरण है, हमसे बहुत छोटे देश जो हमारे इर्द गिर्द या तो स्वतंत्र हुए या हमारी अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द उनकी माप थी, वो हमसे पता नहीं कब देखते देखते आगे निकल गया अधिष्ठाता महोदय, और हम सोए रहे। 40 सालों तक, 50 सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने इस पूरे देश को, खुद भी सोए रहे और पूरे देश को सुलाए भी रहे। तो इस देश की दुर्दशा के पीछे, इस प्रदेश की दुर्दशा के पीछे वो जो पहले जो हमने 50 साल जो गंवाए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा कारण है हमारी दुर्दशा के पीछे। उसके बाद क्या हुआ? 88-89 का वर्ष हमारे खुद के जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है अधिष्ठाता महोदय।
उन्हीं दिनों में मैं विद्यार्थी जीवन छोड़ के नौकरी में आया था 89-88 में, और उन्हीं दिनों में कांग्रेस की सरकार बदल करके सामने वालों की सरकार आई थी। स्वाभाविक रूप से बड़ी आशाएं जगी थी कि अब कुछ शायद अच्छा होगा। हम लोग नौकरी करते थे लेकिन आते जाते थे गांव, अपने गांव घर, तो बड़ी आशाएं होती थी। लेकिन क्या हुआ, एक बार नहीं कई बार सरकार बनी। जनता ने बड़ा मौका दिया, इनको भी मौका दिया, उनको भी मौका दिया। हाँ, सुनिए, बात पूरी सुन लीजिए। लेकिन हुआ क्या, व्यस्त साहब अगर मेरे उसमें थोड़ा अगर जरूरी होगा तो करेक्शन कर दीजिएगा। एक शेर मुझे याद आता है, आए थे मेरी कब्र पे पढ़ने को फातिहा, आए थे मेरी कब्र पे, फातिहा होता है जो मरने वाले के उसमें श्रद्धा में, आए थे मेरी कब्र पे पढ़ने को फातिहा, ईंटें उठा के ले गए मेरी मजार से। तो आप दोनों लोग जिन वादों के साथ सरकार में आए, 25-28 साल तक जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया, उसका क्या नतीजा क्या निकला। एक और बड़ा मनोरंजक मैं दृश्य देख रहा हूं, मैं तो नया हूं तो थोड़ा वॉच करने का मुझे आदत भी है, मौका भी मिल रहा है। कई बार ये कहते हैं कि हमने तो ये किया, हमने वो किया, तो इधर से पूछा जाता है भाई कब किया, कहाँ किया, तो फिर ये आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हैं, यार क्या जवाब दिया जाए, कहाँ किया। और अगर कोई बाई चांस बोल दिया उसमें से कि यहां किया, तो ये कहते हैं वो तो हमारे समय का है। छोटा मोटा जो कुछ हुआ भी, उसमें भी अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने किया कि नहीं किया तो इन्होंने किया कि आपने किया। तो ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश जो है और हम उसके नागरिक, आपकी दोहरी मार कांग्रेस के बाद जो पड़ी है, इस प्रदेश की कमर टूट गई और बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमर कस के उन परिस्थितियों में से राज्य को निकालने का प्रयास कर रही है, और उसके कुछ उदाहरण मैं इस बजट में भी हम देख रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे मऊ जिले में स्पिनिंग मिल थी। हम लोग जब पढ़ते थे इंटरमीडिएट तक, मऊ में ही पढ़ा हूं, और कई बार वहां आना जाना होता था, कई लोग परिचित थे, रिश्तेदार थे, तो उनके यहाँ आना जाना होता था। बड़ी वाइब्रेंट स्पिनिंग की हमारी मऊ में बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी मिल थी। पिछले 25 सालों में क्या हुआ, उसका बंद पड़ गई। और मऊ तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बजट में जो लिखा है कि राज्य की सभी स्पिनिंग मिल्स को पुनरुद्धार करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए 100 करोड़ रुपए इसमें प्राविधान किए जाते हैं। तो ये राज्य का कितना बड़ा भला और कितना बड़ा मौका जो है, ये हमारे राज्य ने गंवाया हुआ था, उसको इस राज्य सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने पहचाना है और उसे हमें पुनरुद्धार करने का बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं नया सदस्य हूँ, मुझे थोड़ा नहीं, बजट ही आपका है, बजट ही पूरा आपका है। नए सदस्यों को थोड़ा बोलने का मौका दिया। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 5 ही मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि कैसे पुरानी जो चीजें मृत प्राय हो गई थी इतने दिनों के इनके शासन में, उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी उनका जीर्णोद्धार, उनको पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रही है। एक और बात, गरीबों के झुपड़े की बात बहुत हो रही है। क्या आपकी ये मंशा थी कि आने वाले 50 साल और वो झुपड़े ही बने रहे? ये माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार है कि जिन्होंने झुपड़े को मकान में परिवर्तित किया है। उनको मकान बनाने की जगह दिया है, मकान दिया है, मकान के साथ जो और जरूरी चीजें होती हैं, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, कनेक्शन हो, एक सामान्य आदमी को, माननीय मुख्यमंत्री जी मुशर्रफ की बात कर रहे थे, कितनी गरीब जात होती है, उनको भी मकान का सपना, उनका मकान का सपना अब साकार हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं 3-4 और उदाहरण इस बजट के बारे में देना चाहूंगा। ये बजट एक तरफ जमीन पे बात कर रहा है और दूसरी तरफ आसमान पे बात कर रहा है। मैं उसके कुछ उदाहरण देता हूं। किसानों, शुरुआत ही हुई है किसानों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से लेकर।
युवाओं से लेकर, और साथ में हमारे राज्य में उद्यम स्थापित हो, औद्योगिकरण हो, उनकी भी बात ये बजट करता है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो इस राज्य की और इस देश की बहुत बड़ी शक्ति है, जहां तक कृषि उत्पादन की बात है, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है कि हमारे पास विभिन्न जलवायुएं हैं, विभिन्न फसलें हो सकती हैं, उनकी बात करता है। और उन पे आधारित टेक्नोलॉजी, उन पे आधारित एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, जो वर्ल्ड की जो आने वाले दिनों में 21वीं शताब्दी के अनुरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी बात करता है। एक तरफ कृषि में वैल्यू एडिशन की बात होती है इस बजट में, तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है, एक तरफ कृषि एग्रो प्रोसेसिंग की बात, वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ डिफेंस, फार्मा, लॉजिस्टिक्स, बायो एनर्जी जैसे मॉडर्न जैसे फ्यूचरिस्टिक उद्योगों की भी बात होती है। हम तीर्थ स्थानों के विकास की बात कर रहे हैं, नैमिषारण्य की बात हो, विंध्याचल की बात हो, अयोध्या की बात हो, और ऐसे हमारे जो पौराणिक और जो पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थान है, उनके विकास की बात ये बजट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हो रही है। हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की बात हो रही है, आईटी पार्क बनाने की बात हो रही है। पूर्वांचल मथुरा भी स्वाभाविक रूप से होगा, स्वाभाविक रूप से मथुरा वृंदावन भी होगा। एक तरफ पिछड़े क्षेत्रों जो बुंदेलखंड और मेरा खुद का पूर्वांचल है, उनके विकास की बात 300 करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिए प्रावधान किया गया है, 210 करोड़ रुपया बुंदेलखंड के लिए प्रावधान किया गया है। तो एक तरफ पिछड़े क्षेत्रों की बात हो रही है और दूसरी तरफ क्या बात हो रही है, मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया की तर्ज पे मेक इन यूपी की बात हो रही है कि अब यूपी का प्रोडक्ट जो है, यूपी का जो प्रोडक्ट है वो देश के ही नहीं पूरी दुनिया की मार्केट में कैसे पहुंचे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अंतिम बात क्या करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यहाँ ब्यूरोक्रेसी, मैं खुद एक ब्यूरोक्रेट रहा हूं, इसलिए बात में बड़ी गंभीरता और बड़ी संजीदगी के साथ बहुत सोच विचार की मैं बात कर रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में खूब बातें हो रही हैं और स्वाभाविक रूप से कमियां होंगी, रही हैं, पहले से रही हैं, आज भी होंगी और शायद आने वाले दिनों में हमें उसके लिए प्रयास भी करना। लेकिन हुआ क्या है ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो मैं एक नागरिक के रूप में इस राज्य की ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोच पाता हूं, वो ये है, जिस दिन ट्रांसफर को इंडस्ट्री बनाया गया उस दिन से ब्यूरोक्रेसी की आत्मा खत्म हो गई इस राज्य में। और हम जब बाहर के राज्यों में नौकरी करते थे, उन दिनों में भी ये बात सुनते थे कि ट्रांसफर के लिए पैसा, सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए पैसा। जब भी इंडस्ट्री बनेगी और बनी है, जहां बनी है वहां ब्यूरोक्रेसी की दुर्दशा हुई है और ये भूतकाल में हमारा इतिहास है। दूसरी बात ये भी मैं उतनी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं कि शिक्षा, बड़ी बातें हुई शिक्षा की। आज अधिष्ठाता महोदय, आज स्थिति ये है कि नकल कराने वाले हमारे राज्य में नहीं मिलते हैं, नकल की पर्ची लिखने वाले भी नहीं मिलते हैं। अगर टीचर बोलता है कि बेटा लिख लो, नकल हम बोल रहे हैं, प्रश्न का जवाब नहीं लिख पाते हैं, ये सत्य है। और हुआ कब, सामने की जब सरकारें थी, उस समय जो नकल की जो कल्चर खड़ी हुई, हमारे प्रदेश का जो मानव धन था, जो सबसे तेजस्वी माना जाता था पूरे देश में, उसका मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं कि गांव से पढ़ करके हम लोग IAS हो गए। तो उस जो हमारी जो शिक्षा की जो आत्मा थी, हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो आत्मा थी, उनको इन बीच की सरकारों ने खत्म कर दिया है और कुछ बचा नहीं है। अब अंतिम बात किसानों की। शर्मा जी 12 मिनट हो गई हैं। एक ही मिनट में और लूंगा। मानिए तो बजट ही आपका है। किसानों की बात यहाँ हर आदमी करना बड़ा फैशनेबल माना जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले सालों में किसानों के लिए क्या हुआ है पूरे देश में और इस राज्य में भी, 40% हमारा उगाया हुआ अन्न जो है वो नुकसान होता है और ये उन्हीं सरकारों में हुआ है। हम कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम अन्न जो है इंपोर्ट करते थे। सबको मालूम है, हमारे किसानों ने, हमारे पशुपालकों ने मेहनत किया, अन्न उपजाया, दूध उपजाया, लेकिन क्या हो रहा है अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ जो फल और सब्जी जो उगती है वो विश्व में हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर।
पूरे दुनिया में। हम चाहे तो हमारी फल और सब्जी पूरी दुनिया को फल और सब्जी खिला सकती है, लेकिन उसका मात्र 2% हम प्रोसेस करते हैं। ये आज की बात नहीं है, योगी सरकार के समय में ऐसा नहीं हुआ। ये एक आपने कुछ किया ही नहीं और आज बड़े लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। वैसे ही वही स्थिति दूध की है, वही स्थिति हमारे बाकी अन्न की। हम गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, 10% हमारी प्रोसेसिंग का रेशियो है 10%। सभी को जान करके मैं ये बात चाहता हूं कि सब लोग अपने दिमाग में रख करके ये बात कर जाए। वो ये है कि लगभग 40% उगाया हुआ अन्न, जैसा मैंने कहा, नुकसान होता है। उसकी वैल्यू होती है लगभग 92,000 करोड़ रुपए। सुविधा के लिए हम 1 लाख करोड़ रुपए मान लें। उससे मैंने कहीं फिगर पढ़ा है और उसके थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन हमें कहा गया है कि वो अन्न इतना होता है अधिष्ठाता महोदय, कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य सुन लीजिए राजेश जी, सुनने जैसा है। वो अन्न जितना जो नुकसान होता है वो इतना होता है कि पूरा उत्तर प्रदेश 6 महीने उसको हम खिला सकते हैं। बिहार जैसा राज्य को हम अगर खिलाना चाहें तो पूरे साल अधिष्ठाता महोदय जो अन्न नुकसान हो जाता है वो बिहार जैसा राज्य पूरे साल जो है खा सकता है। गुजरात, महाराष्ट्र जैसे और छोटे राज्य तो कई साल खा सकते हैं। तो ये बातें ये लोग भाषण देना बहुत शौक की बात है, लेकिन हुआ कब है, क्यों नहीं हुई ये बातें? 50 साल, 60 साल, 70 साल जब आप शासन कर रहे थे, जब आप सरकारों में थे, तो आपने क्या किया? अब ये बजट उन सारी बातों को, मैंने जैसा कहा कि चारों चौमुखी विकास राज्य का करने वाला है। ठीक है। और भारत को श्रेष्ठ बनने में, भारत को भव्य बनने में, भारत को आधुनिक बनने में ये प्रदेश अपना बहुत बड़ा योगदान देगा और ये बजट उस योगदान के लिए एक बहुत बड़ा व्हीकल बनेगा। धन्यवाद।